दोस्तों, इस कहानी का तब पता चला जब आज तक के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या हो गई और उसकी हत्या जिसने की थी उसको गोली मारा गया था और उसके पूरे शरीर को काट काट कर एक पॉलीथीन बैग में भरकर रिवा में फेंक दिया गया था, गाड़ी में भर के। ये बात की कहानी है। हम आएंगे फिर से इस कहानी के ऊपर और इस गुत्थी को हम सुलझाएंगे। एक्चुअली ये हुआ था कि जिसने ये काम किया था वो कोई नॉर्मल दुश्मन नहीं था, बल्कि वो हो गया था एक सीरियल किलर। इस सीरियल किलर का जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसा था समाज में। उसका नाम था निरंजन और यही आगे जाके बनता है राजा कलंदर। राजा कलंदर की स्टोरी जानने से पहले हम उसके अतीत के बारे में जानते हैं। जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था, तो वो पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं था और उसकी उतनी बुद्धि भी तीव्र नहीं थी। इस बात से लोगों का क्लास में भी उसको उतना टेंशन नहीं मिलता था कि जितना लोगों दूसरे बच्चों को मिलता था। ये चीजें उसकी जिंदगी में नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उम्र के साथ और बढ़ती ही गई। जब राजा कलंदर छोटे से थोड़ा बड़ा होने लगा, उसके बाद भी लोगों का अटेंशन सीकर बनने की चाह रखने लगा। उसे लगने लगा कि वो ऐसा कुछ काम करे जिससे लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाए, जिससे लोग उसको पूछे, जिससे लोग उसकी इज्जत करें। जब वो थोड़ा और यंग होता है तब उसको लगता है कि वो लोगों पर कैसे कंट्रोल करे। यहाँ तक कि उसने सरकार पर भी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी का जो नाम था उसको फूलन देवी नाम रखा, जो कि एक मूवी से इंस्पायर थी, और उसने अपने बेटों का नाम अदालत और जमानत रखा। आप इसे सोच सकते हैं कि ये आदमी सिस्टम को ही कंट्रोल करना चाहता था और खुद वो सिस्टम बनना चाहता था। और उसका जो नाम था राम निरंजन, उसने अपना नाम रख लिया था राजा कलंदर। राजा कलंदर को लोगों का बहुत अटेंशन चाहिए था और लोगों पर उसका कंट्रोल चाहिए था। उसको हमेशा लगता था कि समाज में जो बहुत शार्प बुद्धि वाले होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लोग उसकी ही कद्र करते हैं। उसके पास वो चीजें और बढ़ती जाती है। उसके पास एक फार्म हाउस था और वो फार्म हाउस हमारे लिए और आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए वो फार्म हाउस एक अदालत था और उसका जज था राजा कलंदर। राजा कलंदर वहां पर अदालत लगाते थे, जिसका वकीलात वो खुद करते थे, लेकिन जिसको वो फैसला सुनाते थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान की खोपड़ी थी। राजा कलंदर की इस कहानी से जाने के पीछे हम ये बताएंगे कि कैसे इन सब चीजों का पता चला। जब वो आज तक का पत्रकार धीरेन्द्र सिंह गायब हो गया, लापता हो गया, उसके बाद उसके फैमिली जनों से शिकायत रिपोर्ट दर्ज होती है और पूछताछ में उसकी जब कॉल डिटेल्स पता चलती है तो वो फूलन देवी का होता है। उसके गांव जाते हैं, राजा कलंदर की बीवी से पूछताछ करते हैं क्योंकि उसका ही कॉल आखिरी था, वो भी रात के 12 बजे। पुलिस बहुत पूछताछ करती है और फूलन देवी साफ मुकर जाती है। फिर उसके पति राजा कलंदर से भी पूछताछ होती है। वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल सा ड्राइवर हूँ और मेरा यही पेशा है। मैं उससे नॉर्मल बातचीत किया था कैसे हो पूछताछ के लिए, और मेरा उससे ज्यादा कुछ बात नहीं हुआ। लेकिन ये बात पुलिस को हजम नहीं होती है कि कोई 12 बजे रात को क्यों कॉल करेगा। उस पर बहुत शक जाता है फूलन देवी पर, लेकिन उसके पति को बुलाया जाता है और पुलिस कस्टडी में बड़ी कड़ी पूछताछ की जाती है। उसके बाद राजा कलंदर ऐसा कहे कि टूट जाता है या तो वो अपने अपराध को कन्फेस करता है बड़े ही प्राउड वे से। उसके बाद वो डिमांड रखता है कि तुमको सब कुछ बताऊंगा पुलिस को, और लेकिन उससे पहले मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो पुलिस कहता है कि क्या? तो वो कहता है कि मुझे सूप पीना है। पुलिस को बहुत ही झंझट लगता है, लेकिन उसके पास इसके मुंह से सलेत उगलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस उसको वो सारी चीजें देती है। तब वो कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हमारी अदालत है और कहाँ पर हम असली सूप पीते हैं।
पुलिस बड़ा ही विचित्र परिस्थिति में फंस जाता है और जब वो फार्म हाउस पर पहुंचता है तो वहाँ का जो मंजर था वो बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट था, बिकॉज वो बहुत ही डार्क एरिया था, सुनसान एरिया था। और वहाँ पर जो पेड़ थे, ये पेड़ कोई फ्रूट का पेड़ नहीं था, ये कोई हरे भरे नेचुरल पेड़ नहीं थे, बल्कि इस पेड़ पर थे इंसानों की खोपड़ी। वो इंसानों के खोपड़ी वाला पेड़ देखकर जब पुलिस देखता है तो पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है, सब लोग डर जाते हैं। उस पेड़ पर इंसानों की खोपड़ियां टंगी हुई थी और राजा कलंदर बेशरम और निडर होकर सारी चीजों का बखान करने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसे लग रहा था कि अब लोग उसकी वाहवाही करेंगे, अब लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसकी अटेंशन मिल रही है। उसके बाद राजा कलंदर उस फार्म हाउस पर लेकर जाते हैं और वहां पे बताता है कि ये जो मिट्टी का ढेला रखा है इसके नीचे तुम खुदाई करो। उसके बाद जल्दी जल्दी खुदाई होती है तो वहां पे बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां मिलती हैं और उस खोपड़ी पे अलग अलग कलर थे और जो कुछ खोपड़ियां थी वो पेड़ पर टंगी हुई थी। वहां पे ज्यादा चेक करने के बाद एक डायरी मिलती है जो कि राजा कलंदर ने नाम दिया था अदालती डायरी। इस डायरी में 1 या 2 नहीं बल्कि 14 लोगों का लिखा हुआ था कि किसको किसको उसने मारा। 14 लोगों की लिस्ट को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है और ये सीरियल किलर टाइप का जो उसके काम थे वो उजागर होती है। कहते हैं कि उसको इस बात का बहुत चिढ़ होता था कि उसके पास उसका भेजा उस तरह तेज नहीं है जितना कि किसी और का होता है और लोग उसको इज्जत देते हैं। तो उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना जिसको समाज में ज़्यादा इज्जत दी जाती है, जो बहुत होशियार है, उसकी खोपड़ी का सूप पिया जाए और उससे उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। उसे ये बहुत अंधविश्वास बहुत विश्वास में बदल गया था कि अगर किसी बहुत शार्प इंसान का, बहुत होशियार इंसान का रस पिया जाए, उसकी खोपड़ी का सूप पिया जाए, खून पिया जाए, तो उसकी बुद्धि उसको मिलेगी और समाज में उसकी बहुत वाहवाही होगी। बस इसी वजह से उस मासूम लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इसमें से ही लास्ट नाम था धीरेन्द्र सिंह, जिसको कि उसके जब वो ड्राइविंग करता था, लोगों का लूट पाट करता था, इससे धीरेन्द्र सिंह को कहीं ना कहीं पता चल गया था। इस वजह से उसको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं अखबार में या लोगों को बता देगा कि ये सब भी काम करता है। तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को फोन किया था और उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाया था। उसके बाद पीठ पीछे उसका साला आता है और उसको गोली मार देता है। उसके बाद धीरेन्द्र सिंह की बॉडी को, हर बॉडी पार्ट को कट कट करके एक प्लास्टिक की थैली में बांध देता है और एमपी के रीवा में गाड़ी में भरकर उसे छोड़ देता है। तो ये उसका लास्ट विक्टिम था तब तक। उसके बाद तो वो पकड़ा गया था। फिर पुलिस देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियाँ हैं जिसमें क्रॉस ऐसे निशान बनाए गए थे। और उसमें तरह तरह की जातियों की खोपड़ी थी। कोई कायस्थ जाति की थी, कुछ मुस्लिम थे, कुछ पंडित थे, कुछ यादव थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यूं ही बेगुनाह थे, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि एक बार उसने बताया कि कायस्थ जाति के 2 लोगों को मारकर उसका रस पी लिया, उसका सूप पी लिया, इसलिए क्योंकि कायस्थ जाति बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। इस वजह से उसको मारा और उसका सूप पी लिया। जब दुनिया को पता चली तो दुनिया शॉक हो गई। इस घटिया मेंटलिटी के इंसान ने सिर्फ ऐसे पकड़ा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री के वजह से वो पकड़ा गया, वरना वो अपने काम को अंजाम देता जा रहा था। फिर वो बड़ी प्राउड से बताता है कि यहाँ पे हमारी अदालत है, यहाँ पर सिर्फ हमारी चलती है और ये जो इंसानी खोपड़ी है वो सिर्फ सुनते हैं। उसके बाद इस अपराधी को पकड़ा गया और आजीवन कारावास में डाल दिया गया। इससे जाए कि पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। हमारा चैनल न्यू है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें कि हमारे से कहाँ भूल हुई है तो मैं उसको सुधार कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।